जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ, चाहे किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी जाना हो या कभी मैंने कराची से बाहर ट्रैवल किया या कभी किसी इंटरव्यू में, चाहे वो रेडियो शोज़ के इंटरव्यूज़ हों या किसी टेलीविज़न पर होने वाले प्रोग्राम्स में जब मैंने अक्सर जाना होता है, बहुत सारे लोग एक ही सवाल करते हैं कि आप ब्लाइंड कब और कैसे हुए? ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और बहुत सारे लोग जब मेरी स्टोरी सुनते हैं तो उनको मोटिवेशन भी मिलती है, उनकी उनका एक हौसला बुलंद होता है। हौसला बुलंद कैसे होता है कि यार जब आपके साथ एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर आपने कभी हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटे, कुछ करने से, कुछ पाने की लगन से, कुछ कर जाने के जज़्बे से जब आप पीछे नहीं हटे, तो फिर हम तो फिर किसी उसमें आते ही नहीं हैं। तो बहुत से लोगों का एक वो होता है कि यार आप अपनी स्टोरी बताएँ। तो स्टोरी टाइम का सिलसिला जो हमने इस चैनल पे शुरू किया है, शफ़ात टाइम्स डिजिटल पे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जो हमारी जो वीडियोज़ है ना, चाहे वो इंटरव्यूज़ की हों, चाहे हमारी स्टोरी टाइम्स या फिर जो हम मुख्तलिफ शॉर्ट्स अपलोड करते हैं या आने वाले दिनों में अगर और भी मुख्तलिफ तरह का कंटेंट अगर आपको देखने को मिला, तो उसके जो नोटिफ़िकेशन है ना, वो आपको बर वक़्त मिल जाया करेगा। तो अगर आपको हमारी आज की ये स्टोरी पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, आज की इस स्टोरी के आखिर में ना, जो कि मेरी अपनी एक ऐसी स्टोरी है जिसको कभी मैंने इतना खुल के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बयान नहीं किया। मुख्तसर तो कहीं न कहीं बताता रहा, मगर आज ये सुनकर ना आपको एक हौसला तो मिलेगा, लेकिन इस स्टोरी को आपने ये नहीं समझना कि यार ये एक सिम्पैथी अ, लेने के लिए एक वीडियो बनाई जा रही है, नहीं। मेरी हर स्टोरी के अंदर ना कोई एक पैगाम है, कोई ना कोई एक एक मैसेज है, जिससे आपको अगर आपने उस मैसेज को, उस पैगाम को समझ लिया और कुछ हमारी स्टोरीज़ से, हमारी वीडियो से कुछ सीख लिया ना, तो यकीन जानिए मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। तो बढ़ते हैं स्टोरी की जानिब। ये सवाल बड़ा मासूमाना सा कि मैं ब्लाइंड कब और कैसे हुआ? ये बात है 2008 की। अच्छा, उससे पहले मैं बताऊँ कि मैं टोटली ब्लाइंड तो 2011 में हुआ। उससे पहले मैं पार्शियली ब्लाइंड था। अच्छा, ब्लाइंडनेस में ना 3 कैटेगरी होती है जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं। एक होती है बी1, एक होती है बी2, एक होती है बी3। बी1 कैटेगरी जो होती है, वो होती है कि मुकम्मल ब्लाइंड, जिसको बिल्कुल नज़र नहीं आता, जो कि मैं हूँ इस वक़्त। और बी2 वो होती है कि जो कुछ मीटर तक, कुछ फ़ासले तक देख सकता है। और बी3 वो होती है जिसको हम पार्शियल ब्लाइंड बोलते हैं, जो कि मैं पहले था। यानी बचपन से लेकर जब तक मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, उस वक़्त तक मैं पार्शियली ब्लाइंड था और इस हद तक मुझे नज़र आता था कि मैंने बचपन में क्रिकेट ठीक-ठाक खेली है। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, बहुत छक्के-चौके मारे मैंने और साइकिल भी बहुत-बहुत चलाई है मैंने। यानी बचपन के जो शौक होते हैं, वो शौक बेइंतहा पूरे किए मैंने। जो बच जो बचपन की शरारतें होती हैं, घरों की बेल बजा के भागना, दोस्तों के साथ मुख्तलिफ शरारतें करना। अच्छा, कहानियाँ तो बहुत सारी हैं इस मेरी लाइफ़ से जुड़ी हुई, तो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आपको सुनाता रहूँगा। तो पार्शियल ब्लाइंड, हाँ, मैं पार्शियल ब्लाइंड के बारे में बता रहा था कि पार्शियल ब्लाइंड वो होता है कि जिसको इस हद तक नज़र आता है कि वो अच्छा खासा काम अपना कर लेता है, आना-जाना। अच्छा, जहाँ तक पढ़ने-लिखने की बात है, तो वो खुद ईज़िली देखकर नहीं लिख सकता, उसके लिए उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे जो बड़े-बड़े हुर्फ
हो जाते हैं, उससे वो ईज़िली फिर लिख भी सकता है। और चलें फिर चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो 2008 का वो साल कि जिसमें मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन हुआ मेरी राइट आई का, जिसमें मुझे रेटिना था, जिसमें मेरे पर्दे जो है आँखों के कमज़ोर थे। और अक्सर डॉक्टर्स इसमें कहते हैं कि भई आप ऑपरेशन ना कराएँ, ये वक़्त के साथ या तो बेहतर हो जाएगी या तो विज़न आपकी उतनी ही रहेगी। इसमें अक्सर डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो आपको मना करते हैं। अच्छा, मेरी जो लेफ्ट आई थी ना, लेफ्ट आई में मुझे बचपन से ही नज़र नहीं आता था। सिर्फ़ मुझे राइट आई से नज़र आता था। मैं राइट आई से पार्शियली ब्लाइंड था। यहाँ पर मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताऊँगा और डॉक्टर्स के नाम भी नहीं बताऊँगा कि किन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, क्योंकि कुछ वजूहात होती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप नहीं बता सकते। तो आप सिर्फ़ कहानी पे जो है तवज्जो रखें। बात फिर ये हुई कि मेरा ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि भई आप करवा लें, इसकी जो विज़न है ना वो वहीं रहेगी, ना कम होगी, ना बढ़ेगी। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, कराची के बड़े-बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, ठीक है? बहुत से डॉक्टर्स का ये कहना था कि भई आप करा लें। उस वक़्त तक इतनी हमें नो हाउ नहीं थी, इतनी नॉलेज नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस रेटिना डिज़ीज़ के बारे में। और फिर हमने ऑपरेशन करा लिया 2008। तो जब मेरी राइट आई का ऑपरेशन हुआ, तो वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। और उसके बाद जो मेरी विज़न थी ना, वो आहिस्ता-आहिस्ता करके बिल्कुल ख़त्म हो गई। यानी जो 2008 से पहले, ऑपरेशन से पहले जो मेरी आईसाइट थी, जो मुझे नज़र आता था, तो मैं पार्शियल ब्लाइंड था, जो मैं क्रिकेट खेलता था, जो मैं साइक्लिंग करता था, अ, दोस्तों के साथ मस्ती-मज़ाक, और जो एक बचपन की जो एक लाइफ़ थी, वो जो एक अच्छी गुज़ार रहा था। ख़ैर लाइफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बहुत अच्छी और बहुत बेहतरीन गुज़र रही है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम। तो ऑपरेशन हुआ, और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, और 2008 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता करके मेरी विज़न जाती रही, और 2011 में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। और फिर एक और मेरे साथ हादसा ये हुआ कि राइट आई का जो ऑपरेशन हुआ था, जिसमें मुझे नज़र आता था, वो जब कामयाब नहीं हो पाया, तो प्रेशर इतना बढ़ गया आँख में, मेरी राइट आई में जिसका ऑपरेशन हुआ था, और उसका प्रेशर मेरी लेफ्ट आई पे इतना असर किया कि डॉक्टर्स को मेरी लेफ्ट आई रिमूव करनी पड़ी, यानी निकालनी पड़ गई बिल्कुल। क्योंकि जो राइट आई के जो प्रेशर का असर था ना, वो मेरी लेफ्ट आई में जो है वो कन्वर्ट हो गया था, और इस कदर तकलीफ़ होती थी, इस कदर तकलीफ़ होती थी ऑपरेशन जब वो कामयाब नहीं हो पाया ऑपरेशन के बाद, कि मैं जिस तरह एक मछली तड़पती है जब आप उसको पानी से निकालते हैं, जब आप जाल फेंकते हैं, मछली को फँसाते हैं, उसमें जब मछली निकलती है, जिस तरीके से वो तड़पती है, उस तरीके से मैं जो है वो तड़पता था, इस कदर तकलीफ़ मुझे होती। तो ख़ैर ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, फिर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई। मैंने आई फॉर द ब्लाइंड जो नुमाइश पर स्कूल है, वहाँ से फिर मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद वहीं से इंटर किया। इंटर के बाद फिर मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन हुआ, मैंने ऑनर्स में एडमिशन लिया डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में। तो फिर इस दौरान मैं जो मेरी स्कूलिंग चल रही थी, स्कूलिंग के दौरान मैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जाया करता था स्कूल्स की तरफ से। अपने स्कूल और कॉलेज की तरफ से जो मैं अक्सर प्रोग्राम्स में जाया करता था, चाहे वो टीवी शोज़ हों, चाहे वो मुख्तलिफ़ रेडियो शोज़ हों। तो मुझे ना एक मीडिया का एक था शौक कि भई मुझे मीडिया में जाना है। मुझे जब मैं रेडियो सुना करता था, तो मुझे शौक था कि एक आरजे बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह
वो शौक भी पूरा हुआ। वो कैसे हुआ उसकी एक अलग कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा अगली किसी स्टोरी में। फिर मुझे जब मैं टीवी शोज़ पे जाना शुरू किया तो मुझे शौक हुआ कि भई मुझे एंकर भी बनना है। क्योंकि जो स्कूल में जो हमारे इवेंट्स हुआ करते थे ना, तो उसमें मैं 80 टू 90% इवेंट्स मेरे हमारे स्कूल के ऐसे होते थे कि जिसमें मैं होस्टिंग किया करता था। चाहे वो हमारे 15 अक्टूबर का कोई इवेंट हो, चाहे 9 नवंबर के हवाले से कोई इवेंट हो, चाहे डिसेबल डे के हवाले से कोई इवेंट हो, चाहे बड़े इवेंट्स हो, चाहे छोटे इवेंट्स हो, मैं होस्टिंग किया किया करता था। तो बोलने के जरासीम तो मेरे अंदर बचपन से ही मौजूद थे। तो जब टीवी शोज़ पे जाना शुरू किया तो वही देखा कि यार एंकरिंग भी की जा सकती है, तो मुझे उसका भी शौक हुआ। तो जब ये सब शौक हुआ है तो फिर जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो मैंने ऑनर्स में लिया था, लेकिन बीए करने के बाद यानी 2 साल पढ़ने के बाद, बीए करने के बाद मैंने फिर मास कम्युनिकेशन में बीएस थर्ड ईयर में यानी बीएस में एडमिशन ले लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। बीएस मैंने कर लिया है। मैं 2024 दिसंबर में मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हूँ। बस आपकी दुआएँ चाहिए कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द अ, जॉब का कोई सिलसिला बना दे और कहीं बेहतरीन सी जॉब हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो कहानी को हम आगे बढ़ाएँ कि दो दो जो 2008 में ऑपरेशन हुआ था मेरी राइट आई का, जो कि कामयाब नहीं हो पाया और उसकी वजह से प्रेशर इतना बढ़ा कि वो मेरी लेफ्ट आई में डाइवर्ट हुआ, जिसकी वजह से लेफ्ट आई मेरी रिमूव करनी पड़ी। तो वैसे ही तकलीफ ना 16 साल बाद मुझे 2023 में 2000 सॉरी 23 ही 24 में, हाँ 2024 का जो रमज़ान था, उसमें मुझे इस कदर शदीद तकलीफ़ हुई आँख में दोबारा, जैसे 2008 में ऑपरेशन के बाद हुई थी। यानी इस कदर तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर, और वो तकलीफ़ दोबारा मेरी राइट आई में ही होना शुरू हुई। उस वक़्त भी मेरे यानी अब तो थोड़े बड़े बाल हो गए हैं, इससे और बड़े बाल थे मेरे, वो भी मुझे कटवाने पड़े। तो रमज़ान का वक़्त था, मेरा सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा था यूनिवर्सिटी में, चौथा साल था मेरा। रमज़ान के आखिरी दिन थे, ईद करीब थी, आँख में तकलीफ़ शुरू हुई और ईद के तीसरे दिन से वो तकलीफ़ इंतहा की हद तक बढ़ गई, और इस हद तक बढ़ गई कि बर्दाश्त से बाहर थी। डॉक्टर्स को दिखाया तो अच्छा, इसमें ये होता है कि आप रेट जो आपका जो कॉर्निया होता है ना, वो ट्रांसप्लांट होता है। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भाई आप जो है आइस ट्रांसप्लांट जो है वो करवा लें। जो आँखें जो बाहर से आती हैं, चाहे वो श्रीलंका हो या और ममालिक से जो आइज़ आके लगती हैं, वो पूरी आँख नहीं आती, वो एक कॉर्निया आप कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है, जो आपकी आँख का जो बीच का जो बॉल होती है, वो चेंज होती है। तो जो जो 2024 में दोबारा तकलीफ मुझे शुरू हुई ना, तो जब हम दोबारा डॉक्टर्स के पास भागे, तो दोबारा वही सिलसिला था कि उसी तरह की तकलीफ थी और प्रेशर आँख में बढ़ गया था। जो प्रेशर मेरा 2008 में ऑपरेशन के बाद बढ़ा था ना, वही प्रेशर अल्लाह जाने कि क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो प्रेशर दोबारा जो है बढ़ा और बेइंतहा तकलीफ। तो उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन थे कि भई या तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करा लें, या तो फिर एक और बड़ा डिसीज़न लें और बहुत हिम्मत जमा करके, या तो ये जो राइट आई है ना, ये भी रिमूव करवानी पड़ेगी, वरना ये तकलीफ़ जो है वो कम नहीं होगी। तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट मेरा उस सूरत में हो सकता था कि जब मेरी आँख में या जो आँख के अंदर के जो पर्दे हैं ना, उसमें कहीं न कहीं जान रहती। कहीं न कहीं पर्दे हरकत में होते, वो जो ऑप्टिक नर्व होती है, वो जो एक अंदर का जो एक हिस्सा होता है, जो कि इमेज क्रिएट करती है, वो जो सिस्टम है, वो कहीं न कहीं हरकत में होता है, वो कहीं न कहीं काम कर रहा होता। तो हम कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा सकते थे। उस सूरत में ये था कि कहीं न कहीं विज़न बहाल हो जाती मेरी आँख। लेकिन
वो करवा इसलिए नहीं सकते थे क्योंकि एक तो 2008 में जो ऑपरेशन हुआ था वो कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैं पार्शियली ब्लाइंड से टोटली ब्लाइंड हो गया। तो जिसकी वजह से जो 2024 में वही तकलीफ़ मुझे दोबारा उठी राइट आई में। तो हम ट्रांसप्लांट इसीलिए नहीं करवा सकते थे क्योंकि आँख में कोई विज़न बाकी ही नहीं रही थी, पर्दे बिल्कुल डैमेज थे। तो सोचा काफ़ी और हिम्मत जमा की, क्योंकि आपके दिमाग में तो एक 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 होता है ना कि यार क्या पता आगे चल के कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि मेरी रोशनी कुछ न कुछ बहाल हो सके। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और कभी मायूस नहीं हुआ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, कि जब 2008 में ऑपरेशन के बाद जब मेरी आईसाइट गई, तब भी मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि एक एक होता है ना कि जब आपको एक चीज़ नज़र आ रही हो और एक चीज़ नज़र आना बंद हो जाए, तो आपकी दुनिया बिल्कुल तब्दील हो जाती है। आपको आप एक लम्हे के लिए आप खुद सोचें जब लाइट चली जाती है, एक देखने वाले बंदे को एक जो जिसको नज़र आता है, वो कितना परेशान हो जाता है। तो फिर मेरे लिए तो एक बहुत एक ऐसी चीज़ थी कि समझें बहुत हिम्मत जमा मुझे करनी थी, कुछ आगे बढ़ने के लिए। तो ख़ैर उस वक़्त तो मैं छोटा था, इतनी मुझे वो नहीं थी, अल्लाह ने हिम्मत दी, मैं स्कूलिंग शुरू हुई और फिर बाकी चीज़ें। लेकिन जब 2024 में मेरा ऑपरेशन दोबारा होना था राइट आई का, जिसमें हमने फ़ैसला ये किया कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट कराने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि रोशनी तो बहाल हो नहीं सकती। पर्दे बिल्कुल डैमेज हैं और जो एक नर्व होती है अंदर की जो इमेज क्रिएट करती है, वो इमेज क्रिएट नहीं कर सकती। तो फिर बहुत हिम्मत के साथ, बहुत हौसले के साथ, बहुत समझें बड़े दिल का मुज़ाहिरा करते हुए हमने फिर ऑपरेशन करवाया और फिर अब मेरी राइट आई भी जो है वो रिमूव हो। तो उसके बाद 3 महीने का मेरा रेस्ट था, उसमें मैंने काफ़ी वो हुआ कि यार अब क्या होगा? पहले तो ये दिमाग में था ना कि कोई ना कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन जब 2024 में हुआ ऑपरेशन और जब मेरी राइट आई भी रिमूव हो गई, लेफ्ट आई तो मेरी 2008 में पहले ही हो गई थी। तो 2024 में फिर जब राइट आई भी हुई, मुझे ये हुआ कि यार अब क्या होगा? अब तो बिल्कुल ही वो लेकिन नहीं, जब अल्लाह पाक अपने बंदों को आज़माइश में डालता है ना, मैंने सुना है कि अल्लाह उन्हीं लोगों को आज़माइश में डालता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। और जब जब अल्लाह पाक एक चीज़ लेता है ना, तो उसके बदले में ऐसी-ऐसी चीज़ों से, ऐसी-ऐसी नेमतों से आपको नवाज़ता है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। और वाक़ई अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अल्लाह ने सब्र दिया, मैं दोबारा उठा, दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा आगे कदम बढ़ाया कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, घर में नहीं बैठना, बिल्कुल अपने आप को जो है मायूस होने नहीं नहीं देना। अपने आप को बिल्कुल तन्हा नहीं समझना, अपने आप को मोहताज नहीं समझना, क्योंकि मैं हमेशा यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक अपने सिवा किसी का मोहताज ना हो। और वाक़ई अल्लाह ने बहुत हिम्मत दी, अल्लाह ने जो है इस कदर मुझे कहते हैं ना कि अल्लाह ने मेरी मदद की और ऐसे लोगों को ज़रिया बनाया मेरे साथ मेरे काम आने का, चाहे वो मेरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे मेरे यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स हों या कहीं आना-जाना हो। अल्लाह ने ऐसे लोगों का साथ मुझे दिया कि मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा। तो ये जो मैंने स्टोरी अपनी सुनाई कि मैं ब्लाइंड कब कैसे हुआ, इसको सुनाने का जो मकसद है ना, मकसद ये है कि आपके ऊपर किसी भी तरह की आज़माइश आ जाए, अल्लाह पाक अगर आपसे एक चीज़ ले ले, तो अल्लाह ने आपको परफेक्ट बनाया है, अल्लाह ने आपको देखने की जो है सलाहियत दी है, सुनने की सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत दी है, सूँघने की सलाहियत दी है, चखने की सलाहियत दी है, सोचने समझने की अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है। और अगर अल्लाह ताला आपसे एक चीज़ ले ले, तो
आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, आपने कभी भी मायूस नहीं होना, अल्लाह से कभी शिकवा नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं पता अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है और कोई न कोई मसलहत होती है जो कि आपको वक़्त के साथ-साथ पता चल रही होती है। तो मेरा एक ही पैगाम, एक ही मैसेज, एक ही बात मैं आपसे कहूँगा कि लाइफ़ में अगर आपने कुछ भी पाना है ना, तो कुछ पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि आपको खोनी पड़ती हैं और बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। कभी आप दौड़ते हैं मैदान में, तो पत्थर भी चुभते हैं आपको और कभी आप कहीं से गुज़र रहे होते हैं, तो जब काँटा चुभता है तो तकलीफ़ भी होती है। मगर आपने उस तकलीफ़ पे हाय-हाय नहीं करना, आपने सब्र करना। जब आप सब्र करेंगे ना, तो सब्र का फल बहुत मीठा होता है और कुछ पाने के लिए ना आपको एक कदम आगे बढ़ाना होता है। जब तक आप एक कदम आगे नहीं बढ़ाएँगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो बस मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे, इस्तिक़ामत दे। इसी तरह से, इसी हिम्मत, इसी जोश, इसी जज़्बे के साथ जो है अपनी अ, लाइफ़ को आगे जो है वो चलाता रहूँ और अल्लाह पाक मुझसे कोई ऐसा काम ले ले जिससे अल्लाह भी राज़ी हो, अल्लाह के बंदे भी राज़ी हों। बस एक-दूसरे को सपोर्ट करें, एक-दूसरे का साथ दें और किसी को तकलीफ़ में देखें तो कोशिश करें कि उसके काम आएँ और अल्लाह से यही दुआ माँगे कि अल्लाह मुझे हमेशा उन लोगों में शुमार करो कि जो लोगों के काम आएँ। सिर्फ़ अपनी नहीं सोचनी है आपने, आपने अपने साथ-साथ दूसरों का भी ख़्याल रखना है, दूसरों के लिए भी तो ख़ैर यहीं पर इस स्टोरी का इख्तिताम हुआ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह वक़्तन-फ़वक़्तन बहुत सारी स्टोरीज़ ऐसी हैं जिसमें तफ़री भी है, जिसमें मज़ा भी है, जिसमें हँसी-मज़ाक भी है, बहुत बहुत सारी शरारतें भी हैं। तो बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए वक़्तन-फ़वक़्तन आती रहेंगी और आने वाले दिनों में बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी लाइन अप हैं हमारे। तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो से, इस स्टोरी टाइम से मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख़्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, साँसों में रवानी रही। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।